नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम CGPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमारी सीरीज़ में आधुनिक भारतीय इतिहास के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। पिछले भाग में हमने जो यूरोपीय हैं उनके आगमन को देखा था, उसके खिलाफ भारतीयों के प्रतिकार को समझा था। इसके बाद हमने जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए और 1857 की जो क्रांति हुई उसको समझा था। आज के इस वीडियो में हम उसके बाद के घटनाक्रमों को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें मुख्यतः आपका क्रांतिकारी आंदोलन होगा। इसके अलावा बाकी भी जो अधिनियम आए अंग्रेज़ों के द्वारा, भारत शासन अधिनियम, उनको समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य बस ये है कि आप समझें कि किस टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। हमारा जो अप्रोच रहता है, आपने देखा होगा कि पहले हम सवाल लेते हैं और उससे जुड़े बाकी पहलुओं की भी चर्चा करते हैं। तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट पहली बार, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था। इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 जो हैं वो न्यायाधीश थे, सहायक न्यायाधीश। और पहले मुख्य न्यायाधीश हमारे सर एलिजा एम्पे थे। मतलब सवाल आ सकता है कि सर एलिजा एम्पे क्या हैं, या इनके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा एम्पे। इसके अलावा 1773 के अधिनियम में और क्या हुआ था, इससे पहले बंगाल के गवर्नर कहा जाता था, जो बंगाल का जो मुख्य अधिकारी था उसे कहा जाता था बंगाल का गवर्नर। उसके नाम को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, मतलब इज्जत बढ़ा दी गई। इसके अलावा कंपनी के जो अधिकारी थे खूब निजी व्यापार कर करके ना खूब कमा रहे थे पैसा। तो ये कहा गया कि अब कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार भी नहीं करेंगे, उपहार भी नहीं लेंगे, दान भी नहीं लेंगे। बोलते थे यार हमको गिफ्ट मिला है, और हज़ारों रुपए लेके चल देते थे। तो ये नियम आया, मतलब कंपनी के ऊपर। ऐसा समझिए कि इससे पहले 1773 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हम भले बोलते हैं हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, हम उस कंपनी के गुलाम थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इतना लूट रही थी, इतना खा रही थी, तो सरकार को लगा यार हमको भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। तो सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहला एक्ट लेके आती है 1773 में, और कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश करती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। देखो, अब सवाल ना घुमा के पूछ सकता है। मैं आपको समझाता हूँ कि 1813 में एक चार्टर एक्ट आया जिसके तहत व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि तुम चाय के ऊपर और चीन के ऊपर, चाय मतलब छुपीते हैं और चीन एक देश है, चाय और चीन के ऊपर एकाधिकार, मतलब यहाँ केवल यही व्यापार कर सकती है। वही मैं बोला ना, आप कहानी समझिए। 1773 में ऐसा हुआ, 1813 में बाकी कंपनियां बोली कि हम क्यों व्यापार नहीं करेंगे यार, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों मलाई खाएगी। सरकार बोली ठीक है सब कर सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोली कि चाय में हमको बहुत फ़ायदा है और चीन में बहुत फ़ायदा है, तो ये 2 छोड़ के बाकी में, इसमें हमको करने दो, कुछ समय थोड़ा और कमाने दो, बाकी में सब कर सकते हैं। तो व्यापारिक एकाधिकार ख़त्म किया गया। इसके अलावा अंग्रेज बोले कि हम शिक्षा और साहित्य पे 1 लाख आपको देंगे। ईसाई मिशनरियों को खुली छूट मिल गई कि तुम जाओ और वहाँ के लोगों को क्रिश्चियन बनाओ। और भारतीय व्यापार मतलब सभी यूरोपियों के लिए, यूरोपीय व्यापारियों के लिए खुल गया इस अधिनियम के बाद। तो ये जो हम बात की ये था 1813 का अधिनियम। मतलब 1813 के अधिनियम में चाय और चीन के अलावा एकाधिकार खत्म हो गया, शिक्षा साहित्य पे 1 लाख दिया गया, ईसाई मिशनरियों को बोला गया कि जाके धर्म परिवर्तन करो, और सभी यूरोपियों के लिए खुल गया। अगर अब हमको अगला एक्ट देखना है जो था 1833 का एक्ट। अभी हम देखें ना तो 1773 में गवर्नर को गवर्नर जनरल बोल दिए, अब उसको और इज्जत दिए, बोले अब तुम बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं हो, अब तुम भारत के गवर्नर जनरल हो। तो पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके अलावा इसमें क्या किया, केंद्रीकरण किया गया। केंद्रीकरण मतलब होता है कि अब ये कहा गया कि पहले 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बम्बई और मद्रास। तो ये कहा गया कि बंगाल वाला जो है वो गवर्नर जनरल है, वो भारत का गवर्नर जनरल है, तो अब उसके पास पूरी पावर होगी। अब भारत मतलब
पूरा उसी के पास रहेगा। तो इनकी जो क्या बोलेंगे कानून बनाने की शक्ति थी वो कम हो गई, जो बम्बई और मद्रास वाले की। अभी साथ में रहिएगा, दिमागी रूप से देखना 61 में फिर विकेंद्रीकरण होता है, मतलब बंगाल वाला बोलता है कि अब बम्बई और मद्रास वाले अपना कानून बना सकते हैं। इसके अलावा गवर्नर जनरल की जो 3 सदस्यीय परिषद थी उसमें चौथा कानूनी सदस्य आता है जिसका नाम था मैकाले। इसको आप शिक्षा में भी खूब पढ़ेंगे, अलग अलग इसके बयान हैं कि मैं पूरे भारत में गया, मैं ऐसी शिक्षा पद्धति लाऊंगा कि भारत वाले दिमाग से भारतीय रहेंगे, लेकिन मतलब वो बोला था कि दिखने में भारतीय रहेंगे लेकिन अंदर से पूरे अंग्रेज हो जाएंगे। तो ऐसा मैकाले था। इसके अलावा इसी अधिनियम में 1833 के अधिनियम में दास प्रथा को ख़त्म करने की आज्ञा दी गई और इसी के आधार पर 1843 में जो गवर्नर जनरल होते हैं एलन बरो, वो इस दास प्रथा ख़त्म करते हैं। अगला सवाल आपका यह है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में आपको कथन चुनना है। पहला है कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिक परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। तो ये गलत बात है। अभी हम लोग कितना किए थे देखिए, अभी हम क्या किए 4 किए थे, अब यहाँ क्या होगी 5 होगी, 4 से 1 बढ़ेगी और 5वां सदस्य फिर वही विधिवेत्ता होगा। इसके अलावा क्या होगा, इसमें एक विभागीय प्रणाली जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं कि तुम शिक्षा देख लो, स्वास्थ्य देख लो, ये भी यहीं से चालू हुआ और बम्बई और मद्रास को विधि निर्माण में और संशोधन करने के अधिकार मिला, जो 33 में हम देखे थे ना केंद्रीकरण में छीन लिया गया था, और अध्यादेश बनाने की भी शक्ति दी गई। इसके अलावा ये कहा गया कि विधि निर्माण के लिए जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या है वो कम से कम 6 होगी और मैक्सिमम 12 होगी। तो ये कथन सही है और उसमें से जितने भी रहे 6 से 12 के बीच, उनमें से आधे गैर सरकारी होंगे। पहले ये क्या करते थे अंग्रेज, अपने सरकारी लोगों को भर लेते थे, कहाँ से काम होगा, मतलब कहाँ से फिर वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई। और अगला था कि प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, ये भी सही बात है। अब अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए सवाल इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, हर अधिनियम से एक एक सवाल आ रहा है, तो अधिनियम आपको अच्छे से पढ़ना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। पहला है, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था, सही बात है। दूसरा है कि कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, ये गलत है। और तीसरा है कि सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, वो भी गलत है। मतलब इसका उत्तर केवल एक है, डी। अब हम ये समझते हैं, फिर आप समझ जाओगे। 1892 में जो अधिनियम आया उसमें क्या हुआ कि केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 होंगे और अधिकतम 16 होंगे, तो ये 24 कहाँ से हो गए। थोड़ा भी आपको थोड़ा भी फैक्ट पता है ना तो आप पकड़ सकते हो। दूसरा क्या है कि इसी से ना अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब इससे पहले तो अंग्रेज बोलते थे भाई तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम मेरा बहुत सेवा करते हो, तुमको बना देता हूँ। अब हुआ कि थोड़ा बहुत निर्वाचन होगा। इसके अलावा क्या है कि इसमें प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का मतलब होता है कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ। दूसरी चीज़ होती पूरक प्रश्न। देखिए उदाहरण बताता हूँ कि मैं आपसे पूछा, मैं संसद सदस्य हूँ, मैं सरकार से पूछा कि यार 10,000 करोड़ कहाँ खर्च हुए, उत्तर दिया कि मैं जला दिया। अब मैं दूसरा सवाल पूछूंगा ना कि क्यों जला दिए, तुम्हारा क्या पावर है कि तुम जला दिए। ये होता है पूरक प्रश्न, मतलब प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न पूछना। तो वो नहीं पूछ सकते थे। आप कोई प्रश्न पूछे, वो जो जवाब दिया, बोला कि इसका जवाब दोगे कि नहीं, वो बोला नहीं, ख़त्म। आप ये नहीं पूछ सकते क्यों नहीं देगा भैया तू। तो प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिलेगा 1909 में। इसीलिए एक साथ पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। आप बोलेंगे तो एक सीरीज़ इसके लिए हम बना देंगे। और अगली चीज़ है कि इसमें ये बजट पे विचार प्रकट कर सकते हैं। विचार प्रकट मतलब समझ रहे हैं कि बजट आया तो हम बता सकते हैं बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब है, ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अब अगला सवाल जो है कि निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। मतलब कौन सा क्रांतिकारी की मृत्यु कैसे हुई थी। जो जतिन दास हैं, अगर आपको थोड़ा सा मैं कहानी बताऊं तो जतिन दास भगत सिंह के सहयोगी थे। थोड़ा सा समझ लीजिए कहानी।
भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जतिन दास, ये सहयोगी थे। इन्होंने HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में बनाया। और भगत सिंह क्या किए कि सबसे पहले उसी समय लाला लाजपत राय का आप नाम सुने होंगे, लाल बाल पाल, उनको सैंडर्स जो था और उस समय स्कॉट भी था वहाँ का अधिकारी, उन लोग वो लाला लाजपत राय क्या किए थे कि जो साइमन कमीशन आया था आप सुने होंगे, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, उसका विरोध कर रहे थे। तो ये पुलिस अधिकारी उनको लाठी से मारा और उसी कारण उनकी फिर मृत्यु हो जाती है। अब भगत सिंह या क्रांतिकारियों को लगता है कि हमारे इतने बड़े नेता, उसको अंग्रेज़ों का एक छोटा सा अधिकारी बताओ लाठी से मार के उनको कर दिया, मतलब ये देश के युवाओं की बेइज्जती है, अपमान है। तो भगत सिंह क्या करते हैं, सैंडर्स की हत्या करते हैं, सैंडर्स का वध करते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब मिलके। इसके बाद क्या होता है कि उससे ये बच जाते हैं, लेकिन फिर उसी समय 2 विधेयक आते हैं। एक का नाम था पब्लिक डिस्प्यूट और एक का था ट्रेड सेफ्टी। भगत सिंह को लगता है कि ये भारतीय स्वतंत्रता या ट्रेड यूनियन की स्वतंत्रता के खिलाफ हैं। इसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि क्रांतिकारियों को एक ऐसा मंच मिले, क्योंकि उससे पहले लोगों को ये लगता था कि ये क्रांतिकारी बस मारते हैं, भाग जाते हैं, दिक्कत हमको होती है। भाई अब क्रांतिकारी तो निकल गए, अब आम जनता को अंग्रेज गांव के गांव जला देते थे। तो भगत सिंह एक मंच चाहते थे जिससे वो अपने विचारों को जनता के सामने रख सकें। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त मिलके संसद में बम फेंकते हैं और बम फेंकने के बाद वो अपनी गिरफ्तारी देते हैं। गिरफ्तारी देने के बाद फिर जब वो गिरफ्तार होते हैं तो इनके साथियों को भी पकड़ लेते हैं, कुछ लोग सरकारी गवाह बन जाते हैं। और क्या होता है कि इनके खिलाफ एक मुकदमा चलता है जिसको बोलते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। अब भगत सिंह थे, जेल में जाके भी वो हार नहीं मानते। वो बोलते हैं कि जेल में हमको जो बेसिक सुविधाएं जो कैदियों को मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, और उस सुविधाओं के लिए उन लोग भूख हड़ताल कर देते हैं। अंग्रेज पूरी प्रयास करते हैं, पानी के भूख हड़ताल मतलब केवल पानी पीना, तो पानी की जगह दूध रख देते हैं, कैसे नहीं पियोगे। ज़बरदस्ती नाक के से कुछ खाना डालते हैं। जतिन दास इसी भूख हड़ताल के 64वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु होती है तो पूरा मतलब जब उनका शव जाता है बंगाल, तो लाखों लोग उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद फिर भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। उससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ाद पार्क में वो एक साथी से मिलने जाते हैं, कोई बता देता है कि आज़ाद वहाँ है, पुलिस घेर लेती है और मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बारे में कहानी है कि वो बहुत सारों को मारते हैं, आखिरी में उनको लगता है कि अब उनके पास एक ही गोली बची है, तो बोले कि मैं जीतते जी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा, मैं आज़ाद हूँ करके अपनी गोली से खुद को मार लेते हैं। कल्पना दत्त जो हैं वो सूर्यसेन के साथ रहती है, जो इंडियन रिवॉल्यूशनरी आर्मी बनाते हैं बंगाल में, और उनकी मृत्यु उसमें होती है। मतलब वो उनको वहाँ से जेल में ले जाते हैं और आजीवन कारावास में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जतिन दास की मृत्यु किस में होगी, तो भूख हड़ताल में होगी। चंद्रशेखर मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह को फांसी होती है और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास में होती है। अगला है कि विश्व युद्धों के बीच के वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, असत्य बात है। अनुशीलन समिति, अब बस इसीलिए मैं ईयर बता रहा हूँ, घटना बता रहा हूँ कि ये जमाने के लिए भी आ सकता है, और बेसिक पता है ना आपको तो आप समझ भी सकते हो। जैसे अनुशीलन समिति 1902 में बंगाल में बनी थी और बनाने वाले थे बारिंद्र घोष। 1920 में चंद्रशेखर आज़ाद, 1920 के असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद लोग क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होते हैं। उस समय वो महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय बोल के कोड़ते हैं। तो ये तो इसमें हो ही नहीं सकते ना, तो ऐसे आपको लॉजिकल गेस करना है। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, बिल्कुल सही बात है। अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, जिसका मोटिव था सर्विस करना और देश के युवाओं को जागृत करना। प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये भी गलत बात है। प्रफुल्ल चाकी, एक एक करके चलिए सबका बता देते हैं, फिर आप समझ जाओगे। भगत सिंह
से का जो क्रांतिकारी संगठन था पहले बनता है उसमें HRA, जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये 1924 में कानपुर में बनता है, जिसमें मेन व्यक्ति थे सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे अनेक क्रांतिकारी थे। इनको क्या होता है, धन की ज़रूरत होती है, क्योंकि क्रांतिकारी कार्य करना है तो धन चाहिए। तो धन के लिए वो सोचते हैं लोगों से नहीं लेंगे, हम सरकारी खजाना लूटेंगे, और वो काकोरी नाम की जगह है, वहाँ पे ट्रेन से सरकारी खजाना लूटते हैं 9 अगस्त 1925 में। उसी में फिर इनकी गिरफ्तारी होती है और 4 क्रांतिकारी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, अशफाकुल्ला खां थे, रोशन सिंह लाहिड़ी थे और राजेंद्र सिंह थे, इनको फांसी दे दी जाती है। इसके बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद लोग क्रांतिकारी संगठन को फिर से एक करते हैं और नया इसका नाम देते हैं HSRA। यहाँ एस एक्स्ट्रा है, एस का मतलब होता है सोशलिस्ट, मतलब समाजवादी। ये बोलते हैं कि केवल भारत को, मतलब अंग्रेजों को भगा के क्या होगा, भगत सिंह बोलते थे, हमको अपना उद्देश्य बताना पड़ेगा ना जनता को कि हम चाहते क्या हैं। तो भगत सिंह बोले हमारा उद्देश्य है समाजवादी आधार पे समाज को बनाना। तो HSRA बनाते हैं 1928 में। इसके बाद वो जो मैं कहानी बताया कि लाला लाजपत राय की हत्या के बदला लेने के लिए वो सैंडर्स की हत्या कर देते हैं 17 दिसंबर 1928 में। फिर असेंबली में बम फेंकते हैं 8 अप्रैल 1929 में। डेट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको क्रम से जमाने के लिए पूछता है PSC, तो पता रहना चाहिए। उसके बाद फिर भगत सिंह लोग भूख हड़ताल करते हैं और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। प्रफुल्ल चाकी का जो नाम आया था, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस युगांतर ग्रुप से जुड़े हुए थे। ये जो बंगाल में क्रांतिकारी संस्था थी, इन लोग क्या कि एक व्यक्ति था किंग्सफोर्ड था, वो ना क्रांतिकारियों को गंदी गंदी सजाएं देता था, कोड़े मारो ये करो, तो वो उसकी हत्या करना चाहते थे। तो बग्घी में उनको था कि यहाँ से वापस निकलेगा तो उस बग्घी में वो बम फेंके, लेकिन इनकी सूचना गलत निकली। उस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था, 2 महिलाएं बैठी थीं और वो दोनों महिलाओं की मृत्यु हो गई। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी तो तुरंत सुसाइड कर लेते हैं वहीं पे, और खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है और इनको फांसी दी जाती है। तो खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में माना जाता है फांसी में चढ़ने वाले व्यक्ति थे। सूर्य सेन के बारे में एक कोटेशन है। तो सूर्य सेन को मास्टर दा बोला जाता था और इन्होंने बंगाल में IRA बनाया था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इसके बाद ये, इससे पहले गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन के बाद जो सविनय अवज्ञा हुआ उसमें भी जुड़े थे। उसके बाद ये अपनी आर्मी बनाते हैं और चटगांव में शस्त्रागार होता है, वो शस्त्र को लूट लेते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ों से मुठभेड़ होती है, 33 में इनको पकड़ा जाता है और 34 में इनको फांसी हो जाती है। अगला है लाहौर षड्यंत्र केस, जो है 1929 में चलता है। अगर आप जतिन दास के बारे में जाएं, भगत सिंह लोग को जो पकड़ते हैं ना, तो उसके बाद उनके ऊपर जो केस चलाते हैं उसको बोलते हैं लाहौर षड्यंत्र केस, जो सैंडर्स को मारे थे षड्यंत्र करके। इसी में भूख हड़ताल में जतिन दास की 64वें दिन शहादत हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह भी शहीद हो जाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम आया है, वो HRA में थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। इसके अलावा वो पूरे भारत में क्रांतिकारियों को जोड़ने वाले थे। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इनको मिलाने वाले वही थे। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको बोलते हैं बंदी जीवन। ये बोलते हैं कि क्रांतिकारियों के लिए ये एक भागवत गीता टाइप थी, मतलब एक उनका ग्रंथ था जिसको पढ़ के लोग प्रेरित होते थे क्रांति करने के लिए। तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल के बारे में। अगला सवाल है कि यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। ये कथन जो है सुभाष चंद्र बोस का है। सुभाष चंद्र बोस का आप सुने होंगे, वो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1939 के अधिवेशन में भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन गांधी जी के कैंडिडेट को हरा देते हैं, पट्टाभी सीतारमैया। गांधी जी ये बोलते हैं कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। आगे चल के उनको इस्तीफा देना पड़ता है, फिर वो कांग्रेस छोड़ते हैं, अंग्रेज उनको नज़रबंद कर देते हैं। उसके बाद वो रूस, मतलब अफ़गानिस्तान के रास्ते भागते हैं। पहले वो रूस में जाके मिलते हैं वहाँ के नेता स्टालिन से,
जर्मनी में मिलते हैं हिटलर से, और उसके बाद जापान आ जाते हैं। जापान में आके वो अपनी भारतीय जो सेना जो जापान से हार गई थी, जो कैद में थी, उनको इकट्ठा करके एक संगठन बनाते हैं जिसको बोलते हैं आज़ाद हिंद फौज। वो पहले से बन गई थी मोहन सिंह के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस उसको नया पुनर्जीवित करते हैं बोल सकते हैं। और उस संगठन आज़ाद हिंद फौज के साथ वो भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं, मतलब भारत के ऊपर मतलब अंग्रेज़ों के ऊपर। वहाँ उनकी हार होती है, उसके बाद आज़ाद हिंद फौज के ऊपर मुकदमा चलता है। उसके बाद एक क्या बोलेंगे, कोई बोलता है साजिश, कोई बोलता है कि गोपनीय तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत जानकारी हमको नहीं है। एक हवाई दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो जाती है। तो ये आज़ाद हिंद फौज या सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारियाँ हैं, जो हम अगला जो हमारा वीडियो होगा जिसमें हम ये देखेंगे। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के बारे में इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी 2-3 सवाल इनके बारे में और आएंगे कि हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ, त्रिपुरी संकट क्या है, कब हुआ, आज़ाद हिंद मुकदमा कब हुआ। तो ये सब चीज़ें आपकी फिर से आएंगी, इसलिए मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतनी चीज़ें बताया। कुछ दोस्तों ने कहा है कि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसको टुकड़े में बांट रहा हूँ। ये हमारा पहला मतलब ये हिस्ट्री का दूसरा वीडियो है। एक वीडियो और आएगा ऐसे ही 19-20 मिनट का, और हमारी हिस्ट्री पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप लोग जो बोलेंगे कि अब पॉलिटी चालू करिए या इकोनॉमिक्स करिए, साइंस करिए, सीसेट करिए, करेंट करिए, जो आप बोलेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। आपने अभी तक वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो और उत्साह मिलता है हम लोग को, इसलिए करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि हम लोग वो जो एनालिटिक्स है ना, भाई देख रहा था मेरा, तो बोला कि देख तो सब लोग रहे हैं, पूरा वीडियो लंबा लंबा देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मतलब जो सब्सक्राइबर नहीं है वो ज़्यादा देख रहे हैं। तो देखिए भाई, आप ही के लिए, लेकिन कर दोगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कमेंट करेंगे जो आपको चाहिए, तो हम लोग उसके बारे में और वीडियो बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।